हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन। सब अच्छे होंगे और बोर्ड की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम रह गया है एग्जाम्स में। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कि एक कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करती है। मैंने इससे प्रीवियस वाले जो 2 वीडियोस थे उसमें आपको कंपनी की कंप्लीट थ्योरी समझाई थी कि कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, टाइप्स ऑफ शेयर। तो मेरे जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कंपनी का पूरा थ्योरी एक्सप्लेन की है, कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन की है आप लोगों को। फिर से बोल रही हूँ, कंपनी का जो थ्योरिकल पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर कंपनी से रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से, कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा ताकि आपसे थ्योरिकल पोर्शन स्किप नहीं हो। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट एक बार वापस से क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन वापस समझा देती हूँ। तो कंपनी पर कौन सा एक्ट इन इंडिया में अप्लाई होता है? इन इंडिया में कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो रहा है। और 2013 कंपनीज एक्ट ने कंपनी को बहुत सिंपली डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? अब कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है who incorporated or registered under the Companies Act 2013 and under any previous act। कि कंपनी कौन है? कंपनी कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है उससे। और कौन से कंपनीज एक्ट में? या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले कोई भी एक्ट चल रहा हो, तो अगर उसमें भी रजिस्टर्ड है तो उसको इंडिया के अंदर कंपनी माना गया है। पर इस डेफिनेशन को पढ़ने से हमें कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके नेचर के बारे में नहीं पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं कंपनी की। क्या डेफिनेशन दे रखी है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इनविजिबल, इंटैंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ये इनविजिबल है यानी ना तो दिखाई देती है, इंटैंजिबल है यानी कि अमूर्त है, ना ही हम इसको छू सकते हैं, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, किसकी नजरों में है इसका अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, यानी केवल लीगली इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हैं। फिजिकली ना हम इसको देख पाएंगे और ना ही हम इसको छू पाएंगे। ये कैसे बनाई जाती है? बीइंग इज द मेयर क्रिएशंस ऑफ लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंग ही बनेगी। इट इज अ प्रोसेस ओनली थ्रू दोस प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, इसके पास सिर्फ वही प्रॉपर्टीज होंगी, वही राइट्स होंगे जो इसका चार्टर यानी कि जो इसका लॉ जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है जो उसको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली कंपनी के कहने का क्या मतलब है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी कॉमन सील और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन which have a common seal and a separate legal existence। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक अस्तित्व और सार्वभौमुद्रा होती है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि मैम शेयर्स को इश्यू कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शेयर्स के बारे में पढ़ा था। शेयर्स का मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, नॉट
शेयर क्या होते हैं? अंश पूंजी का हिस्सा होते हैं। हिस्सा या भाग होते हैं। तो अब इन शेयर्स को कंपनी इश्यू कैसे करती है? एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए उसकी अपनी खुद की कोई कैपिटल नहीं होती है, वो लोगों से कैपिटल बोरो करती है। इसके लिए कंपनी क्या इश्यू करती है? शेयर्स इश्यू करती है, और जो इंटरेस्टेड पर्संस होते हैं वो उन अमाउंट्स को, उन शेयर्स को परचेज करते हैं। जो पर्सन शेयर्स को परचेज करते हैं उनको हमने क्या कहा था? शेयर होल्डर। और जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी शेयर इश्यू करती है। शेयर इश्यू करने का प्रोसीजर, सबसे पहले इश्यू करती है वो प्रोस्पेक्टस, जिसको आप हिंदी में कहेंगे प्रविवरण। Whenever company needs a fund, he will issue capital, he will raise the shares। जब भी कभी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेगी, जिसके थ्रू वो शेयर्स इश्यू करना चाहती है। क्वेश्चन ये आता है मैं प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण क्या होता है? तो इज अ ऑफर ऑफ सेल। इसके अंदर कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट देती है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, वो कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कि कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि एक्स लिमिटेड एक नई कंपनी है जो इतने शेयर्स इश्यू करना चाहती है, तो जो भी इंटरेस्टेड पर्संस हैं जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, वो कंपनी में क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या इशू किया? प्रोस्पेक्टस। फिर रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। जो भी इंटरेस्टेड पर्संस हैं वो कंपनी में क्या कर रहे थे? अप्लाई कर रहे थे थ्रू द प्रोस्पेक्टस। आपने, मैंने, सबने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। जिसको लगा कि मुझे शेयर परचेज करने चाहिए, वो कंपनी में क्या लेके गया? एक एप्लीकेशन लेके गया। तो सेकंड नंबर पे कंपनी क्या करेगी? उन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी कि हमने जितने शेयर्स के लिए ऑफर दिया था, एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है। तो कंपनी को पर जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको कंपनी रिसीव कर लेती है। पर कंपनी शेयर तभी इश्यू कर सकती है जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये है कि कंपनी लॉ ने एक आप पे बाउंडेशन लगा रखी है, प्रतिबंध लगा के रखा है कि आप तभी शेयर इश्यू कर सकते हो जब आपको 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाए। 90% का मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का ऑफर किया है, 1 लाख रुपीस आप ऑफर कर रहे हो, तो 1 लाख में से एटलीस्ट 90% शेयर क्या हो जाए? सोल्ड होने के लिए एप्लीकेशंस आ जाए, तभी आप शेयर इशू कर पाओगे, अदरवाइज आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको रिसीव करेगी। अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो कंपनी फिर क्या करती है? शेयर्स अलॉट कर देती है। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स हम दे देते हैं। आप स्कूल गए, आप स्कूल में जाने एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? आपके पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले काउंसलर के पास में बैठते हैं, वो एक ब्रोशर दिखाता है जिसमें स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें दी हुई रहती हैं कि कौन पढ़ा रहा है, कैसी क्लासरूम्स होंगी। तो वो क्या होता है? एक ऑफर है कि आप हमारे स्कूल में आकर एडमिशन्स लो, और उसके साथ में एक एडमिशन फॉर्म भी देता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म भर के जरूर लाइएगा। दूसरी बार क्या होगा? जब आपको एडमिशन लेना होगा, आप चाहते हो आप एडमिशन लो, तो आप अपना एडमिशन फॉर्म वहां पर डिपॉजिट करवा दोगे। फिर कंपनी क्या करती है? वो स्कूल क्या करता है? जो एडमिशन फॉर्म उसके पास आया उसके अकॉर्डिंग उनको एक सीट यानी कि उनका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती है, और उनको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि एक फीस की चालान दे देती कि हाँ हमने आपको स्कूल के अंदर एडमिशन दे दिया है। तो सेम चीज शेयर्स के लिए सबसे पहले वो एक ऑफर करता है
कि आप आइए और हमारे शेयर्स को परचेज कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके जाइए, वो एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर ये देखेगा कि उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है या नहीं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है तो वो शेयर्स को अलॉट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक कंपनी के रिगार्डिंग हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। तो एक कंपनी कभी भी अपने शेयर्स का अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट एक साथ नहीं लेती है। मैंने कल भी जब आपको थ्योरेटिकल क्लासेस बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर से कंप्लीट अमाउंट एक साथ नहीं लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में लेती है। क्यों? क्योंकि उनकी लायबिलिटी उनके द्वारा पे शेयर तक ही है। अगर वो एक बार में सारा अमाउंट ले लेंगे तो बाद में उन्हें कोई भी अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं करेंगे। तो कंपनी अपने अमाउंट्स को कैसे लेती है, टुकड़ों में लेती है। उदाहरण फॉर द एग्जाम्पल कि अगर कंपनी ने 10 रुपीज के शेयर इशू किया और इसको किसी पर्सन एक्स ने परचेज किया, एक्स के पास में 10 रुपीज का एक शेयर है, यानी कि उसको कंपनी को कितने रुपीस पे करने हैं, 10 रुपीस पे करने हैं। तो कंपनी चाहे तो ये पूरे 10 रुपीस एक साथ ले सकती है, बट कंपनी यूजुअली ऐसा नहीं करती है। कंपनी को जैसे जैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी वैसे वैसे शेयर्स को परचेज करती है। तो फॉर द एग्जांपल कंपनी ने एप्लीकेशन पे हो सकता है आपसे 2 रुपए ले ले, फिर जब आपको शेयर अलॉट करे तब आपसे हो सकता है 5 रुपीज ले ले, और रिमेनिंग जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो तब मांग सकती है। उसको हम कहते हैं कॉल्स, यानी कि याचना। जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो तब आपसे फ्यूचर में मांग सकती है। तो 5 और 2 7 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 3 रुपीज वो आपसे फ्यूचर में कभी भी मांग सकती है। तो इनकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स की। तो जर्नल एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हिंदी में कहा जाता है आवेदन, बट फिर भी मैंने हमेशा हिंदी मीडियम के बच्चों को एक सजेशन दिया है कि आप अकाउंट्स के अंदर अकाउंट की टर्मिनोलॉजी यानी कि जो मेन वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, बिकॉज आपको इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करना है। तो अगर सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या पढ़ा था, आपको अप्लाई करना होगा। तो जब भी कभी हम अप्लाई करेंगे आपको एक एप्लीकेशन मनी भी पे करनी पड़ेगी। तो आप जब भी कभी अप्लाई करोगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैश रिसीव्ड होगा कंपनी को, किसके नेम से रिसीव्ड हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एट द रुपीज ऑफ पर शेयर। अब ये फॉर का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम ने 10 रुपीज वाले 5 शेयर्स परचेज किए हैं, तो कितने शेयर्स है उसके पास में, फॉर 5 शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का। हम नरेशन हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ डेबिट और क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 50 रुपीज, कि वो एप्लीकेशन पे 5 रुपीज दे रहा है, वो एप्लीकेशन पे 10 रुपीज पर शेयर दे रहा है, और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए हैं, 5। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होगी, एप्लीकेशन को रिसीव करने से रिलेटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। जो एप्लीकेशन मनी आपके पास में आई है, अब उस एप्लीकेशन मनी को आपको कहां ट्रांसफर करना है, अगर आपने उनके शेयर एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि आपने एप्लीकेशन मनी तभी ट्रांसफर होगी जब आपने उसको शेयर अलॉट करने का डिसीजन ले लिया है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन शेयर
application account debit to share capital being application money on 500 या 50 shares is allotted to share capital. जितने number of shares क्वेश्चन आपको देगा हमें उतने number of shares पर ये एंट्री करनी है. देन अगर आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेशन आई थी उसने तो अप्लाई किया था, अभी जरूरी थोड़ी है कि आप उसको एडमिशन दोगे. अगर दोगे तो क्या एंट्री हो गई? एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. अगर नहीं दी तो ऐसे टाइम पे जो पैसा उससे लिया उसको वापस करेंगे, तो रिफंड या ऑन रिजेक्शंस, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन द रिजेक्टेड एप्लीकेशंस. जो आपने अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन आपने क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दी है, तो उससे रिलेटेड एंट्री होगी. फॉर द एग्जांपल राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 5 शेयर्स के लिए, और एक शेयर पे वो कितने रुपीस पे कर रहा था? 10 शेयर्स. तो यानी कि 50 रुपीस पूरे के पूरे हमने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए. और यहाँ कितने शेयर्स आ जाएंगे? 5 शेयर्स. तो अगर आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो कैपिटल में डालेंगे. अगर एप्लीकेशन रिसीव नहीं करते हो तो हम उसको बैंक से वापस रिजेक्ट करके जो अमाउंट वेंडर ने आपको पे किया है उसको आप एज इट इज रिटर्न कर देंगे. अगर आपको एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो कर ली पर आपको कुछ अमाउंट क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या एंट्री करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस. एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब कि राम ने 5 शेयर के लिए क्या किया था? अप्लाई किया, और हर शेयर पे कितने रुपीस दिए? 10 रुपीस दिए. बट कंपनी ने उसको कितने अलॉट दिए? कंपनी उसको कह रही है मैं 5 की जगह आपको कितने शेयर्स दूंगी? सिर्फ 4 शेयर्स दूंगी. तो ऐसे में राम ने पैसे आपको कितने दिए थे? 50 रुपीस. और अब कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन के? सिर्फ 40 रुपीस. तो 10 रुपए एक्सेस हुए ना. 50 उसने पे किए, जबकि शेयर उसको कितने के मिले? 40 रुपीस के. तो 10 रुपीस अभी भी क्या है? एक्स्ट्रा पड़े हैं. तो कंपनी चाहे तो रिफंड कर सकती है, और कंपनी चाहे तो ये कह सकती है कि फ्यूचर में जो आप पे करोगे उसमें हम क्या कर लेते हैं? इसको एडजस्ट कर लेते हैं. तो हम एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. कितना एक्सेस मनी था हमारे पास में? 10 रुपीस का. अभी जो दो एंट्रीज मैंने आपको बताई इन दोनों को मैं क्लब करके भी लिख सकती हूँ कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्ट टू शेयर कैपिटल एंड बैलेंस इज टू बी रिफंडेड. यानी कि हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं. कैसे? वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ वापस समझाती हूँ. राम ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. इसके बाद में कंपनी ने उसको 30 शेयर्स क्या किए? अलॉट किए, और 20 शेयर्स पे रिफंड कर दिया. क्लियर? तो राम ने अभी आपको कितने रुपीस दिए थे? 50 रुपीस. तो राम का एप्लीकेशन अमाउंट तो कितने से डिफरेंट हो रहा है? 50 से. 30 रुपीस फ्यूचर के लिए है और 20 रुपीस बैंक में रिफंड हो चुके हैं. तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी है. अलॉटमेंट, जब आप शेयर अलॉट करेंगे तब भी वो पेमेंट करेगा. तो अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन. आवंटन के टाइम पे हम कौन सी जर्नल एंट्रीज
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना भी आप अमाउंट अलॉटमेंट पर रिसीव करोगे, नरेशन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। जब अलॉटमेंट की मनी हम रिसीव करेंगे तब जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, जब हम अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करेंगे तब जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन द शेयर एज पर शेयर इज कंबाइंड अकाउंट। और रिमेनिंग यही तो एंट्रीज किस पर होंगी, कॉल्स के लिए। फॉर कॉल अमाउंट ड्यू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब शेयर रिसीव हो जाएगी आपको कॉल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जनरल एंट्रीज ऐसे समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैम आप इतनी सारी एंट्रीज तो करवा रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं कि ये एंट्रीज होंगी कैसे। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ईस्टर्न लिमिटेड इश्यू ऑफ 40,000 शेयर्स। एक कंपनी है, कौन सी कंपनी आपको दे रखी है, ईस्टर्न लिमिटेड। उसने कितने शेयर इशू किए हैं, उसने शेयर इशू किए 40,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज ईच, यानी उसकी जो शेयर कैपिटल है वो कितने रुपीस की हो गई है, 40,000 इंटू 10, 40 लाख रुपीस की। अब इस 10 रुपीस को वो क्या एक साथ ले रहा है या अलग अलग, चेक करते हैं। फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ दिस शेयर पेपर 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, आपसे 10 रुपए में से 10 रुपीस में से 4 रुपीस वो कब ले रहा है, एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी का पैसा वो एक कॉल पर लेगा। The application were received for 40,000 shares. The application money made on the allotment to the applicant in full. All the amount due on the allotment and first call were duly received. जितना भी अमाउंट ड्यू था अलॉटमेंट और कॉल्स पर वो सारा का सारा आपको क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करनी है। तो कंपनी के क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे से यहाँ कहीं पे नोट डाउन करते हैं। हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। तो कंपनी के शेयर थे 40,000, पर शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। एप्लीकेशन पे उसने आपसे कितने रुपीस लिए, तो एप्लीकेशन पे उसने आपसे लिए हैं 4 रुपीस और अलॉटमेंट पे ले रहा है 3 रुपीस, और बैलेंस कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉल पे। तो एप्लीकेशन पे वो आपसे ले रहा है 4 रुपीस, अलॉटमेंट पे आपको कितने पे करने हैं, अलॉटमेंट पे पे करने 3 रुपीस, कॉल्स पे कितने पे करेंगे, तो हम टोटल 10 रुपीज है। देखिए 10 में से 4 और 3 7 लेस कर दिए तो 3 रुपीज किस पे दे रहा है, वो कॉल्स पे, और टोटल हो गए आपके 10 रुपीज। आया समझ में कि 10 रुपए को उसने 3 टुकड़ों में आपसे लिया। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज लेगा, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज और कॉल्स पे भी 3 रुपीज। अब सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो हम यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बताई थी अभी हाल मैंने आप लोगों को, देखिए एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड हो रही है तो पैसा बैंक में आएगा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन, और नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स। एट कितने रुपीस मिल रहे हैं एक पे आपको? 4 रुपीस पर शेयर। 40,000 पर 4 रुपीस मिले आपको, दैट मीन्स 1,60,000 रुपीस। सेकेंड एंट्री, जो एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई, क्वेश्चन ने कहीं पे नहीं बोला कि रिजेक्ट किया, इसका मतलब जितना एप्लीकेशन मिला था उनको हम सबको अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड करेंगे। तो जो यहाँ पर आपने क्रेडिट किया है उसको क्या कर दो? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां पर ट्रांसफर कर दो इस अमाउंट को? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? 1 लाख और 60,000 नरेशन किया जाएगा। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी। पहला, एप्लीकेशन मनी को आपने रिसीव किया, और दूसरा, उस मनी को आपने क्या कर दिया है? कैपिटलाइज्ड किया। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट आप कितने रुपीस पर ले रहे हो? अलॉटमेंट आप ले रहे हो 3 रुपीस, और शेयर कितने? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर अभी भी आपके कितने रह रहे हैं? 40,000। अलॉटमेंट पहले हम ड्यू करेंगे, फिर हम रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या नरेशन जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन, कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर एट 3 रुपीस पर शेयर। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है? 1 लाख और 20,000। 1,20,000। अब जो अलॉटमेंट आपने ड्यू किया उस पर शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपीस मिल रहे हैं आपको? 1 लाख और 20,000। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीस। बीइंग allotment money received
करने थे, 10 को वो टुकड़ों में मांग रहा है, तो जहां पर जितने रुपीस मांग रहा है वहां पर उतने रुपीस से एंट्री हो जाएगी। एज इट इज एंट्रीज किसकी होंगी? कॉल्स के रिगार्डिंग। कॉल्स पे कितनी एंट्री है? देखो कॉल्स पे मांग रहे हैं तो वो 3 रुपीस, और यहां पर भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहने वाले हैं? 40,000। कॉल्स को ड्यू करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कहां पे पैसा लेंगे हम? ये शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या नरेशन देंगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट कितने रुपीस ईच है? 3 रुपीस पर शेयर। तो यहां पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख और 20,000, 1 लाख एंड 20,000। इसको रिसीव करेंगे तो वापस वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है तो थिंग्स कम इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड 1 लाख एंड 20,000। अब समझ में आई आप लोगों को जर्नल एंट्रीज? किस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज को फॉर्म करना है। जर्नल एंट्रीज को करते समय हमें बहुत ध्यान रखनी है कि कहीं भी कोई गलती नहीं हो। एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी और फिर कॉल्स। यहाँ पर इसने एक ही कॉल मांगी थी, इसीलिए मैंने फर्स्ट कॉल के साथ में ही फाइनल कॉल वर्ड यूज किया। अगर फर्स्ट की जगह एक और कॉल होती तो हम सेकंड कॉल पे जाकर के फाइनल कॉल वर्ड यूज करते। ये जर्नल एंट्रीज प्रीफिक्स रहने वाली है। हाँ, अमाउंट्स में बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर हमें इतनी ही एंट्रीज हर क्वेश्चंस में करनी होंगी। कंपनी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% एग्जाम में आएगा। और आप इन फ्यूचर आगे जाकर सीए करें, सीएस करें, बीए करें या बीकॉम करें, बीबीए करें, कंपनी कहीं भी चेंज नहीं होने वाली है। कंपनी के कंसेप्ट यही रहने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज रहेगा। तो कंपनी को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आई कि हमें जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से करना है। सबसे पहले एंट्रीज किसकी होंगी? एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट पे और फिर कॉल्स पे। ये तीनों कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। टोटल आपको 8 एंट्रीज लर्न होनी चाहिए। 2 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन पे, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट पे, और यूजुअली 2 कॉल्स दे रखी होती हैं तो 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो टोटल ये 8 एंट्रीज में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है एट द टाइम ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो हमें जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से करना है। वापस से क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में उसने आपको क्या कहा था? 40,000
शेयर्स दे रखे थे 10 रुपीज ईच, सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इट्स शेयर। टेबल कैसा था, एप्लीकेशन पर 4 रुपीज ले रहा था, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो हमने बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया, देखो एप्लीकेशन पर 4 रुपीज थे, देन अलॉटमेंट पे 3 रुपीज। अब बैलेंस कैसे निकाला हमने, 10 रुपीज में से 4 और 3 7 रुपीज तो अलॉटमेंट पे आ गए हैं, यानी कि कॉल्स पे कितने रुपीज आ रहे हैं, 3 रुपीज। देन जर्नल एंट्रीज हमने की, एप्लीकेशन, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, सबसे पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, फिर नेक्स्ट एंट्री की हमने अलॉटमेंट के लिए और रिमेनिंग एंट्रीज कॉल्स को ड्यू करने के लिए की। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक 6 एंट्रीज हमने की है, अलॉटमेंट की, देन कॉल्स की और एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया है, कोई जर्नल एंट्री आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक है। जब तक आपको जर्नल एंट्रीज नहीं समझ में आएंगी तब तक हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आगे बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग के लिए वो बेसिक कौन कौन सी एंट्री करती है। तो 3 स्टेजेस में एंट्री करती है, एप्लीकेशन के टाइम पर जब शेयर को अप्लाई किया जाएगा, फिर जब हम पर्सन को शेयर इश्यू करते हैं और जब हम उससे कॉल्स लेते हैं। तो एक कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स पे सारा अमाउंट एक साथ कॉल नहीं करके छोटे छोटे से टुकड़ों में कॉल करती है। तो आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊं। फिर से बोल रही हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को अच्छे से देखिए।